ये जो कोटेशन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है, पता नहीं क्यों यार ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कोटेशन पता नहीं, जब इसको मैं पढ़ता हूं ना, मैं कई बार अपने मतलब मोबाइल का जो वॉलपेपर है उस पर इसको लगा के रखता हूं। मतलब जब मॉर्निंग में आप लोग उठो ना, तो आप लोगों के हाथ में एक टारगेट होना चाहिए, और जब आप लोग अपने बिस्तर पर जाओ तो आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ यार आज ना जो डिसाइड किया था वो अचीव कर लिया। और फिर देखो पढ़ते ही बिस्तर पर एकदम नींद आ जाए विद इन 5 to 10 सेकेंड। तो ये वाला अगर किसी इंसान के पास में एक पूरा प्रोसीजर अगर उसने एक अडेप्ट कर लिया, तो भाई साहब उसको उसका टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। मैक्सिमम लोग वो हैं जो डिसाइड करते हैं वो करते ही नहीं है, डिसाइड कुछ और करते हैं और पैटर्न किसी और में चल रहा है। सुबह डिसाइड किया था कि यार ये पैटर्न फॉलो करेंगे, पता चला शाम को कुछ और ही चल रहा है, कोई दोस्त आ गया, वहां पहुंच गए, कहीं और चले गए, पता नहीं क्या क्या चल रहा है जिंदगी में। अपनी जिंदगी में एक मिनिमम स्टडी प्लान रखो कि हाँ इतना तो कम से कम पढ़ाई करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। अगर आप लोगों ने ये मिनिमम प्लान फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग लाइफ में अपने सारे गोल अचीव करते हुए नजर आओगे। और ये मिनिमम प्लान ओनली एजुकेशन के लिए नहीं है, ये आप लोगों की हेल्थ के लिए भी है। ये कोई और काम कर रहे हैं आप लोग उसके लिए भी है कि बोलो चाहे कुछ भी हो जाए पूरे दिन में, कम से कम अगर कुछ भी हो जाए नहीं भी पढ़ना है ना जिस दिन, उस दिन भी कम से कम 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। और उन 4 घंटे में क्या पढ़ा जाए, कम से कम वो चीजें जो रेगुलर आती है, जैसे करंट अफेयर आज का छोड़ दोगे कल फिर इकट्ठा हो जाएगा, सर पे आगे बैठ जाएगा, तो कम से कम वो आप लोगों को कवर करना है। डे बाय डे की चीजें करना जिंदगी में सबसे ज्यादा टफ होती है। हर एक इंसान को लगता है कि यार आज रहने देते हैं कल कर लेंगे। जिस दिन आप लोगों के मन में से ये आज रहने देते हैं और कल करने वाली टेंडेंसी हट गई ना, उस दिन आप लोगों का गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को थोड़ा सा समझो और इन चीजों को करना स्टार्ट करो, वरना जैसे रिजल्ट अब तक मिल रहे हैं ऐसे ही रिजल्ट आगे भी मिलते रहेंगे। तो इस रिजल्ट को अगर चेंज करना है तो अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी, और इस टाइम को ढंग से यूटिलाइज करते हुए अपना प्लान बनाइए मॉर्निंग में, और फिर शाम तक देखिए कितना आप लोगों ने अचीव कर लिया है। मैंने आप लोगों को कई बार बोला भी है कि मॉर्निंग में प्लान बनाया करो, और फिर वीडियो के नीचे आप लोग लिख भी सकते हैं पब्लिकली ये प्लान बनाए। उससे क्या होगा, आप लोगों को ये लगेगा हाँ हमने एक कमिट किया है पब्लिकली कि हाँ हम लोग ये प्लान अचीव करेंगे। और फिर शाम को जब मैंने आप लोगों को बोला कि शाम को जब ये वाली वीडियो आती है इसके नीचे बताया करो कि हाँ कितना प्लान आप लोगों ने अचीव कर लिया है, तो पब्लिकली फिर से आप लोग बताओगे इतना अचीव कर लिया है। बहुत सारे बच्चे रेगुलर ये लिख रहे हैं, और आप लोग पूछिए उनसे कि कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है जब आप लोग अपने आप को कमिट करते हुए चीजें। तो यार ये छोटी छोटी चीजें एक बार करके देखो, जिंदगी जीने में आप लोगों को मजा आ जाएगा। दोस्तों आज है 4 दिसंबर, काफी शानदार ये डिस्कशन रहेगा, पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर में यहां पर कवर करने वाला हूं। 4 आर्टिकल है काफी शानदार, सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले एडिटोरियल देखेंगे और फिर इसके बाद में हम लोग न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देखेंगे। तो सारी चीजें काफी डिटेल में कवर करने वाला हूं, हर एक लेवल पर आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना, और जो बस जनरल नॉलेज के लिए सुन रहे हैं वो अपना एंजॉय करते करते भी सुन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी जो कि आप लोगों का एक बेस बनाकर जाएगी। तो करंट और स्टैटिक दोनों कवर करने वाला हूं यहां पर। कल की जो वीडियो थी वो एंड में थोड़ी सी टर्मिनेट हो गई थी, जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया। कल की वोकैबुलरी बच गई थी आप लोग की, तो वो आज मैं कवर करूंगा, टेंशन मत लेना। आज है सैटरडे, सैटरडे को मैं आप लोगों को एक निबंध देता हूं, तो वो निबंध आप लोग जरूर लिखा करो। हर सैटरडे में एक निबंध और एक एथिक्स का क्वेश्चन में देता हूं। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। और एथिक्स तो एक तरीके से यार नॉर्मल जिंदगी में भी आप लोग उसको ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि एग्जाम के लिए, तो एक एथिकल पर्सन होना चाहिए, तो उस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर जो आज के एडिटोरियल का ओवरव्यू, पहले आप लोग इनको देखिए, उसके बाद में फिर हम लोग काफी सारी चीजें आगे समझेंगे। एक ओवरव्यू लेते हैं जो आर्टिकल में कवर करने वाला हूं यहां पर। तो सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा वो है मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। बहुत प्यारा आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। क्या क्या चीजें हैं, मतलब एक तरीके से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। आर्टिकल में तो वही है, 2-4 चीजें बता रखी हैं, पर मैं पूरा प्रोसीजर आप लोगों को समझाऊंगा, क्या क्या चल रहा है, किस तरीके की चीजों को सुधार सकते हैं और आज के डेट में दिक्कत देखने को क्या मिलती है। तो सारी बातें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। इसी के साथ में एक ऊपर वाला ये आर्टिकल है, इसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। आज आप लोगों को कई सारी जो वॉर है, खासकर एंग्लो मराठा वॉर के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसी के साथ में एनआईए के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ में आप लोगों को यूएपीए के बारे में बात करेंगे। तो एक ही आर्टिकल में मैं आप लोगों को 4 चीजें कवर करूंगा, ठीक है। तो हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी आप लोग यहाँ पर, इसी के साथ में आप लोग का जो लोकेशन है कहां पर ये दिक्कतें देखने को मिली, ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर रूल और जो नहीं लॉ बनाने वाली, एक तरीके से वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने वाली चीजें, तो सेकंड पेपर में भी आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है, और एथिकल इश्यू बन जाता है। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो चारों पेपर में आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो
तो इस तरीके से काफी डिटेल में इसको मैं कवर करने वाला हूं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी यहां पर कंप्लीट हुई है, तो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में बात की जा रही है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 वो इजिप्ट के अंदर होने वाली है, ठीक है। तो उस पर क्या फोकस देना चाहिए, तो यहां पर मेनली फोकस बोला गया है कि फूड सिस्टम के ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए, ठीक है। अब जो है आज की डेट में क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोगों की भूखमरी बढ़ने वाली है, तो उस मुद्दे के बारे में बात की जा रही है। तो सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में भी एक ओवरव्यू देंगे, तो जैसे कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाए किसी भी एग्जाम में, चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर होता है, हर जगह क्वेश्चन बन जाएगा उसका। ये नहीं कि यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं आप लोग की, हाँ सर तो यूपीएससी के लेवल पर पढ़ाते हैं, देखो तो सही जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उन बच्चों से कितने आगे निकल जाओगे अगर डिटेल में चीजों को समझ पाओगे। और आप लोग जब ऑफिस में भी जाकर बैठोगे ना किसी उस पोस्ट पर भी, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ अपने आसपास के जो लोगों से बहुत आगे है आप लोग का लेवल। तो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। और इंसान देखिए ना, अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो वही बात है कि रुका होता है यार पानी भी सड़ जाता है, और कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब यहीं पर ही सीखते हैं। तो इसलिए फोकस कीजिए। एक नीचे वाला आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ये जो देखने को मिलेगा, इसमें बात की जा रही है एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसको कहते हैं NIRF क्या है, इसको बोलते हैं क्या, ये आप लोगों को डिटेल में मैं समझाने वाला हूं। ये एक पर्टिकुलर रैंकिंग थी जो हमारे देश में तैयार की गई थी। जब तक मैं आर्टिकल पढ़ाऊं तब तक अगर आप लोगों को पता है NIRF क्या है, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखता हूं फुल फॉर्म ही लिखिए, चलिए देखता हूं किस किस को पता है। ये है बेसिकली बात की जा रही है अभी बिटकॉइन के बारे में, हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए। तो यहां पर बिटकॉइन और उसी के साथ में यहां पर बात की जाए तो कि एक तरीके से एक नेक्सस सा बन गया है, ठीक है। जहां लोग आज के डेट में कुछ गलत काम करना होता है तो वहां पर जो वर्चुअल करेंसी को नॉर्मली यूज करने लगते हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात बताई गई है। अभी यहां पर होता क्या है, कई सारे ऐसे हैकर भी हैं जो आज के डेट में इसका यूज कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है जिसका नाम है रमेश, ठीक है। तो 26 ईयर ओल्ड हैकर है यहाँ पर बेंगलुरु से। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि बिटकॉइन के थ्रू करप्शन किया जा रहा है, ऐसी भी चीजें देखने को मिल रही है। तो बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग नॉर्मली ट्रेस नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर इंसान जो सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है वही उसको समझ पाएगा। तो ये माना गया कि ये वर्चुअल करेंसी आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। पता चला किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो बिटकॉइन के थ्रू कर दो, बैंकिंग सिस्टम कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, तो सारी गवर्नमेंट की एजेंसी जो है वो झक मारती रह जाएंगी, पर उनको ये नहीं पता चलेगा किसने किसको पैसा दिया है और उसको पैसे देने की वजह से कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें हो गई हैं। तो इसलिए हमारे देश में एक बिल लाया जा रहा है जो कि आगे भी आर्टिकल आते रहेंगे, कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर आगे भी आर्टिकल आएंगे, फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो बिल पास होगा तुरंत उसके पास ऊपर भरमार होगी आर्टिकल की। तो डिटेल में आप लोगों को फिर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लिया करते किसी भी चीज के बारे में। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो रिपीटेडली आप लोग की आती रहती हैं और फिर हम लोग उनको कवर करते रहते हैं। और इसी के साथ में आप लोग एक बार किया करो, इसके नोट्स भी बना लिया करो, ताकि अगर आगे रिपीटेडली आए कोई नया पॉइंट आए तो उसको ऐड कर लो उस नोट्स के अंदर। अपना A4 साइज की सीटें रखा करो, A4 साइज की सीट हो गई, उस पर डाल दिया अच्छा भाई साहब ये है वर्चुअल करेंसी के बारे में, तो एक आगे और इसके पीछे, तो पूरा A4 साइज की एक सीट में पूरा आप लोगों का जो वर्चुअल करेंसी का जो भी मुद्दा चल रहा है, कहां कहां पर क्या क्या, वो पूरा कवर हो जाना चाहिए। तो ऐड करते रहा करो, अपने नोट्स को अपग्रेड करते रहा करो। जब भी टॉपिक आए एक बार रिवीजन मार दो 2 मिनट के अंदर, तो चीजें कवर हो जाएंगी। ओके, तो ये बातें यहां पर बताई गई हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। एक और छोटी सी बात, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया सर ये वीडियो कैसी थी। यार आज की डेट में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ में उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती है। तो पीआईबी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर बनाई गई, जिससे आप लोगों तक चीजें पहुंच सके, कैसे आप लोगों को यहाँ पर बच्चों को बचाना है उनके साथ में गलत काम होने से। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वाली वीडियो थी यहाँ पर जो मैंने बोला था टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग डायरेक्ट भी कॉमन लिखकर यहाँ पर जो नहीं टाइटल दे रखा है ए फिल्म ऑन जो यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, तो इसको सर्च कर लेना तो आप लोगों को ये मिल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में मिली, शायद मुझे लग रहा है हिंदी में भी होगी, आप लोग सर्च कर सकते हैं, हिंदी में भी आप लोग इसको देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पर इसका लिंक शेयर किया था जो कि इंग्लिश में है। ओके, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ये आज है 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर जो है यहाँ पर हमारे देश में इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। और अब की बार का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसका रीजन ये है क्योंकि अब की बार जो है 1971 के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग 2021 में बैठे हुए हैं, तो पूरे 50 साल पूरे हो गए यहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर लड़ाई हुई थी उसके, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थीम क्या रखी गई है, बोला गया है कमबैक रेडी, क्रेडिबल और इसी के साथ में कोहेसिव, यानी कि युद्ध के लिए तैयार रहना, विश्वसनीय और एकजुट होना। तो ये बातें बोली गई है। और इसी के साथ में आप लोग बोल सकते हैं कि मन से, शब्दों से स्वतंत्र, हमारे दिल में गर्व और हमारी आत्माओं में यादें, नौसेना दिवस पर देश को एक तरीके से सलाम करने का मन करता है। अपने जो भी यहाँ पर हमारे देश की जो फोर्सेज होती हैं, आप लोग देखिए तो सही कितने अच्छे लेवल पर जाकर वो देश की रक्षा करती हैं। हवा
हवा में, पानी पर, जमीन पर, हर एक लेवल पर। तो आप लोगों को जो सिक्योरिटी मिलती है, चैन की सांस हम लोग सो पाते हैं, वो यहीं से है। तो हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उसको याद रखें, ठीक है। तो अपने मन में भी हम लोग, शब्दों में भी एक तरीके से, इसी के साथ में दिल से हम लोग चीजों को याद करें और अपने स्वतंत्र भाव एक तरीके से रखें। हम अपने चीजों को इस तरीके से लेके चले ताकि सारी चीजें जो है हमारे देश की प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ें। अगर यहां से हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन बन जाए तो याद इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। अभी यहां पर 2021 यहां पर ये स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 1971 की जो वॉर थी उसको पूरे 50 साल हो चुके हैं यहां पर। तो उसी के चलते अब की बार का जो नेवी दिवस है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया है। आखिर क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर की बात है यहां पर 1971 में, जब यहां पर कराची पर अटैक किया गया था, नहीं पाकिस्तान पर अटैक किया गया था, और पीएनएस यहां पर खैबर और भी कई सारे यहां पर इनके जहाज डुबाए गए थे ऑपरेशन ट्राइडेंट की हेल्प से यहां पर हमारी नेवी के द्वारा। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहां पर नेवी डे जो है वो आप लोग देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया बहुत ज्यादा। तो नेवी डे इसी से ऑब्जर्व भी किया जाता है, यहीं से निकल कर आया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चीजें स्टार्ट की गई थी, वैसे नेवी तो पहले से ही हमारे देश में, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको रॉयल इंडियन नेवी बोला जाता था। पर लेकिन जैसे ही आजाद हुए हम लोगों ने रॉयल्टी वगैरह सारी हटा दी, हम लोगों ने अपनी इंडियन नेवी तैयार कर दी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी 1950 में। तो आज की डेट में हम लोग हवा में, पानी में और जमीन में सारी जगह सुरक्षित है हमारी फोर्सेज के द्वारा। तो सैल्यूट है सारे लोगों को जो भी इस तरीके से हमारे देश की रक्षा करते हैं, अपनी जान को भी न्योछावर कर कर। तो यह है डे जो कि आप लोग याद रखिएगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और यहां पर अभी ये आप लोगों से पूछ लेगी स्वर्णिम विजय दिवस के बारे में, विजय वर्ष के बारे में, तो ये भी याद रखिएगा। 1971 में जब वॉर लड़ी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यहां पर बांग्लादेश एक नया देश बन गया था उस टाइम पर। तो इसके चलते ये इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर बन जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर ये मैं डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग में। ये बात की जा रही है भीम कोरेगांव के बारे में। भीम कोरेगांव ये क्या था? अभी यहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिनको पकड़ा गया था जब वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनको पकड़कर उनके ऊपर यूएपीए के चार्ज भी लगा दिए गए थे। तो अभी यहां पर क्या किया गया, इनको ग्रांट कर दी गई है बेल, जो कि यहां पर नहीं, नॉर्मली यूएपीए के अंदर एक नॉर्मली बेल नहीं मिल पाती है, पर लेकिन यहां पर जो सुधा भारद्वाज है उनको बेल ग्रांट कर दी गई है। तो यहां पर राइटर ये बता रहे हैं कि आप लोग देख सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये बेसिकली इंसान के पास में हक है, वो प्रोटेस्ट कर सकता है। अब इतने लंबे समय तक ये केस पड़ा हुआ है, 2019 में जनवरी में यहां पर पकड़ा गया और बोला गया था लगभग 90 डेज के अंदर यहां पर आप लोग चीजों को कंप्लीट करो। 180 डेज मैक्सिमम आप लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पर लेकिन चीजें जो है यहां पर अब तक भी प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं की गई, तो अभी इनको छोड़ दिया गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन सबसे पहले तो यही बन जाएगा इसके बारे में, भीम कोरेगांव के बारे में कि इंसिडेंट क्या है। तो पैटर्न में समझते हैं पूरे आर्टिकल को। पहले हिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे, भीम कोरेगांव आखिर था क्या, क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिली थी, और ये इशू क्या है। इशू यहां पर यह है कि एक पिलर बनाया गया है यहां पर महाराष्ट्र के अंदर में। ये पिलर जो है यहां पर एक पुरानी याद को ताजा करता है। पुरानी याद हमेशा कुछ लोगों के लिए अच्छी होती है और कुछ लोगों के लिए बुरी होती है। जो जीत कर आते हैं उनके लिए अच्छी होती है और जो हार जाते हैं उनके लिए बुरी होती है। तो हुआ ये था यहां पर भीम कोरेगांव एक बैटल हुई थी यहां पर, जिसके चलते ये बैटल थी 1818 में। तो जैसे यहां पर 1818 के बाद में यहां पर 2018 आया, 2018 में इस बैटल को पूरे 200 साल पूरे हो गए। तो जैसे इसको 200 साल पूरे हुए यहां पर सेलिब्रेशन किया गया तो 2018 में, तो यहां पर इसी के बाद में फिर आगे भी सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिला 2020 में, जब इसको 202वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। तो जब जब यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है तब तब दिक्कतें ये देखने को मिलती है कि उस टाइम पर जो ये वॉर लड़ी गई थी, वो वॉर बड़ी ही एक ऐसे पैटर्न में लड़ी गई थी कि आज की डेट में वो अलग अलग माहौल बना देती है। कैसे समझ लेते हैं एक बार इस बैटल का बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। यहां पर जो पेशवा की फोर्सेस थी उसको ब्रिटिश जो फोर्स थी उसके द्वारा हराया गया था, और ब्रिटिश की फोर्स में जो आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे वो थी यहां पर मेहर कम्युनिटी, ठीक है। तो मेहर कम्युनिटी जो थी वो यहां पर ब्रिटिश की फोर्स में थी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पेशवा की फोर्स थी उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा अपर कास्ट डोमिनेटेड सोल्जर देखने को मिलते थे। तो इनको जो यहां पर मेहर कम्युनिटी थी पेशवा की फोर्स में जगह नहीं मिलती थी। और कई बार यहां पर आप लोगों को पता है पुराने टाइम पे कास्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में कितनी अंदर तक जो है एक घुसी हुई थी कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस था कि मानो ही कुछ और ही माहौल बन गया। उसी के चलते भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो फंडामेंटल राइट का फंडा रखा गया संविधान के अंदर में, जिसपे सबसे ज्यादा फोर्स दिया गया, वो यही था कि ताकि आगे चलकर इंसान को इंसान समझा जाए, कास्ट के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव न देखने को मिले किसी के भी चलते। तो इसी के चलते यहां पर
जो मेहर कम्युनिटी थी उसका काफी ज्यादा इंसल्ट होता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेशवा को हराने के लिए ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और आप लोगों को पता है ब्रिटिश जो थे वो पावरफुल थे उस टाइम पर, तो उन्होंने पेशवा को हरा दिया बेसिकली। और पेशवा जो बाजीराव सेकंड थे उनकी आर्मी हारी, तो काफी ज्यादा इंसल्ट यहां पर देखने को मिली। तो ये देखने को मिला कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पर चल रहा था उसमें जो यहां पर अपर कास्ट को लोअर कास्ट ने हरा दिया। तो ये अपर कास्ट जो लोअर कास्ट वाला फंडा था उसकी झलक आज भी देखने को मिलती है जब यहां पर सेलिब्रेशन होता है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये एक पिलर है जो उस याद में बनाया गया जो वॉर यहां पर जीती गई थी, यहां पर जो ब्रिटिश के द्वारा, ये भीम कोरेगांव वाली जो वॉर थी। तो यहां पर अब ये जो मेहर कम्युनिटी है वो अपनी उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर इकट्ठी होती है। तो उसके चलते यहां पर जो भी यहां पर अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको इससे दिक्कत देखने को मिलती है कि अंग्रेजों के द्वारा वो वॉर लड़ी गई थी और हम लोग क्या कर रहे हैं आज के दिन में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट है उनको लगता है कि एक इंसल्ट भी यहां पर हमारी देखने को मिल रही है। तो लोअर कास्ट अपना सेलिब्रेट करती है तो उनको लग रहा है कि हाँ उन्होंने जीत की थी, अपनी एक तरीके से जो कास्ट की जो फंडा था उससे ऊपर उठे थे, तो वो वाली बातें यहां पर देखने को मिलती है। तो उसके चलते कंडीशन ये निकल कर आती है कि एक जो बेइज्जती हो गई यहां पर, ह्यूमिलेशन हो गया एक तरीके से, यहां पर जो पेशवा थे ये कहलाते हैं यहां पर थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार में आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिली। तो जो सेलिब्रेट कर रहे हो तो इसलिए सेलिब्रेट करें क्योंकि उन्होंने जीता है, पर लेकिन यहां पर देखिए एक बड़ा ही एक वो धर्म संकट वाली बात हो जाती है। जो सेलिब्रेट कर रहे हैं चलो उनका अच्छा है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, पर लेकिन ये अंग्रेजों के द्वारा जीती गई ऐसा लगता है, उसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ही देश को हराया गया था, हमारे ही देश के लोगों को। तो दोनों ही अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह सही है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि दोनों कम्युनिटी कैसे सौहार्दपूर्ण हार्मनी बना के रख सकते हैं। तो उसकी वजह से जब यहां पर सेलिब्रेशन चल रहा था तो कई बार यहां पर झड़प देखने को मिली, कई सारे लोगों के द्वारा कई सारी स्पीच दी गई, वहां पर माहौल और ज्यादा गर्मा गया जिसकी वजह से यहां पर प्रोटेस्ट काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिले। तो कई सारे लोगों को यहां पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था 2019 में भी, और तब से यहां पर जेल में भी काफी लंबे समय तक यहां पर ये रहे। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जिसके चलते यहां पर बार बार ये न्यूज में आता रहता है कि यहां पर यूएपीए लगा दिया, अनलॉफुल जो प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट, उसके चलते यहां पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये याद रखिएगा, ये जो पूरा इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलता है ये भीमा रिवर है, तो इसलिए इसको भीम कोरेगांव का नाम दे दिया गया है यहां पर। तो भीमा रिवर है महाराष्ट्र में और कोरेगांव जो है तो विलेज है यहां पर, जो कि इसका नाम याद रखेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यहां पर जो ब्रिटिश आर्मी थी और इसी के साथ में जो मराठा के जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे उनके बीच में ये झड़प हुई और बाजीराव सेकंड जो थे वो हार गए थे। तो इसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिली। तो आज की डेट में भी अगर महाराष्ट्र के अंदर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर 10 से लेके 12% जो यहां पर कम्युनिटी है वो मेहर कम्युनिटी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए बार बार ये मेहर कम्युनिटी जो है उनकी पॉपुलेशन इस चीज को सेलिब्रेट करती है। और यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है इसी के चलते जो भीमराव अंबेडकर जी थे ना, उन्होंने आगे चलकर क्या किया था, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म में जो कास्ट वाला ये फंडा है इससे बहुत ऊपर उठ जाते हैं। बुद्धिज्म में कास्ट वाले फंडे को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है। पुराने टाइम पर कास्ट का बड़ा ही एक अटपटा सा चीज हुआ करती थी, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। कास्ट को बिल्कुल ऐसे माना करते थे जैसे इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। तो उसको डिवाइड भी किया गया था। आप लोगों ने देखा होगा वर्ण सिस्टम भी पुराने टाइम पर, अगर हिस्ट्री उठा के देखी होगी। जब आप लोग हिस्ट्री में जाएंगे तो आप लोगों को जैसे कि जो देखने को लेटर वैदिक वाला जो पीरियड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, एक तो उसमें आप लोगों को नॉर्मल नजर आएगा काफी हद तक इस तरीके की चीजें हो गई थी कि क्षत्रिय ये बनेंगे, ठीक है, शूद्र ये हो जाएंगे, ठीक है, ब्राह्मण ये कम्युनिटी रहेगी। तो इस तरीके से यहां पर ये एक बड़ा ही अजीब सा सिस्टम बन गया, कास्ट के बेस पर लोगों को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो हिस्ट्री में भी आप लोगों को इसकी झलक देखने को मिलेगी। एक छोटी सी एक नजर आप लोग इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। यहां पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हुई थी वो 1775 से ये 82 तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1775 से 82 तक। सेकंड एंग्लो मराठा वार जो थी ये यहां पर 1803 से ये 5 तक देखने को मिलेगी। तो 1803 से ये कई बार क्या होता है मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। तो हम लोगों ने जो यहां पर बात की ये थी कोरेगांव, ठीक है। तो ये वाली थी वो वॉर जिसके बारे में हम लोग बात करें तो ये एंग्लो मराठा की थर्ड वॉर थी, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहां पर हराया किसको गया, तो एक शब्द आप लोगों से कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं जैसे पेशवा बाजीराव को हराया गया। तो ये जो पेशवा शब्द है यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, अष्टप्रधान एक सिस्टम हुआ करता था। अष्टप्रधान मतलब 8 लोगों की काउंसिल। तो उसमें जो पेशवा शब्द हुआ करता था वो पेशवा शब्द था प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज के डेट में आप लोग प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं। आप लोग को पता है कि प्रेसिडेंट के नाम पर सारे काम होते हैं हमारे देश में, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के नाम पर सारे काम होते हैं, पर लेकिन सारे काम करता कौन है, करता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर होती है पर नाम पर किसके होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर यहां पर सारा काम होता है। तो इसीलिए यहां पर उस टाइम पर जो पेशवा हुआ करते थे वो आज के प्राइम मिनिस्टर से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। वैसे महाराजा था वो प्रेसिडेंट था, पर लेकिन सारी पावर जो थी एक डिफेक्टो जो लीडर आप लोग बोलते हैं जिसके हाथ में पावर है
सारे डिसीजन लेने की, वो पेशवा बन गया था यहाँ पर। तो इसलिए ये पेशवा शब्द जो है ये अष्टप्रधान से निकल कर आता है। अष्टप्रधान जो काउंसिल हुआ करती थी मराठा एम्पायर में, अष्टप्रधान काउंसिल के बारे में कई बार आप लोगों से पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पेशवा के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो पेशवा जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर एम्पायर का देखा करते थे। चलिए आज आप लोगों को एक होमवर्क भी देता हूँ यहाँ पर। आप लोग ये देखेगा इस अष्टप्रधान काउंसिल को जब आप लोग बात करते हैं, इसमें ये देखेगा बाकी के जो 7 कौन से एरिया के क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन थामते थे, उनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखेगा। देखता हूं ये सारी यार ये वाली चीजें हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो इसको बताएगा, फिर कल जब आंसर बताऊंगा तो एक बार आप लोगों को उसके ऊपर नजर डलवा देंगे। तो ये तो था ये वॉर जहां पर चली, उसके चलते जो दिक्कतें देखने को मिली, तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर क्या किया, यूएपीए लगा दिया। ये सेकंड आर्टिकल आप लोग समझ सकते हैं, अलग से यूएपीए के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों की कवर हो जाएगी, पूरा टॉपिक है ये एक यहां पर, ठीक है। तो इसको आप लोग एक अलग से टॉपिक के तरीके से भी ले सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट हमारे देश में लाया गया था 1967 में। अनलॉफुल का मतलब क्या होता है, जो लॉफुल नहीं हो, यानी कि जो हमारे देश में कानून है उसके हिसाब से नहीं है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसको करने से पहले उसको रोक लिया जाए तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर लगे कि हरकतें कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर देश में शांति बनी रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम किया जाएगा। याद रखिएगा संविधान के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्टें हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को कहते हैं समवर्ती सूची। तो ये जो बात करेंगे जब बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो मेन आप लोगों को ये स्टेट पुलिस के अंदर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, स्टेट अथॉरिटी के अंदर में, कि लोकल एरिया में आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल में करना है। पर लेकिन जो एनआईए है वो एक नेशनल लेवल की चीजें यहां पर हो जाती है। फिर अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। अनलॉफुल एक्टिविटी जो है यहां पर वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई हरकतें करे, और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो देश में अगर देश की टेरिटरी और इंटीग्रिटी यानी कि हमारे देश की संप्रभुता और एकता को अगर कोई खंडित करने की कोशिश करे तो फिर हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। ये एक्ट यहां पर ये बातें बोलता है। तो एक्ट जो होता है ये गवर्नमेंट के हाथ में काफी पावरफुल एक तरीके से टूल दे देता है कि लोगों को ऐसी हरकतें करने से पहले ही रोक लिया जाए, और अगर आगे चलकर ये प्रूफ हो जाता है तो उसको डेथ पेनल्टी तक या फिर लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट यानी कि या तो मौत की सजा मिल सकती है या फिर पूरी जिंदगी के लिए एक लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास, तो ये भी यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इतना कड़ा है यहां पर ये कानून। तो इसके चलते यहां पर बार बार ये माना जाता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। यहां पर कहीं ना कहीं जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर इसको गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। तो इसीलिए बार बार न्यूज में भी रहता है। यूएपीए के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे देश के साथ साथ में बाहर भी हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी क्राइम करता हुआ पाया जाता है तो ये आउटसाइड भी हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मैंने बोला था मैक्सिमम 180 डेज यहां पर होने चाहिए चार्जशीट को फाइल करने के लिए। तो अभी जो ये केस यहां पर निकल कर आया इसमें चार्जशीट फाइल की ही नहीं गई और यहां पर इनको पकड़ कर रखा गया, तो इसीलिए यहां पर इनको बेल दे दी गई है, बेल ग्रांट कर दी गई है। इसके अंदर अभी एक अमेंडमेंट भी किया गया था यहां पर 2004 में, जिसके चलते यहां पर ऐड किया गया यहां पर एक तरीके से टेररिस्ट एक्ट। तो लिस्ट के अंदर में जो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट है तो यहां पर बोला गया 34 लगभग हमारे देश में ऐसे थे जिनको बैन किया गया टेररिस्ट की कैटेगरी में, और बाहर से भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन लगता है ना कि टेररिस्ट कैटेगरी में आ सकती है, तो उसको बैन करने का भी जो पावर है वो यूएपीए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये निकल कर आई कि आप लोग बैन तो कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन को, पर सोचिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल इंसान कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो इसके चलते बोला गया इसको कैसे लेकर चलना है। कोई हमारी टेरिटरी के लिए कोई उल्टी सीधी हरकतें करें, अनलॉफुल एक्टिविटी करें, तो इसके अंदर चेंज लाया गया कि पहले तो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग बोलते थे टेररिस्ट, पर अब इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट बोलोगे। तो ये 2019 में इसके अंदर चेंज लाया गया और इसी के चलते काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी देश के अंदर हुआ कि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को उठाएगी और उसको जेल के अंदर डाल देगी। तो ये बातें देखने को मिली। पर यहां पर गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही थी काफी हद तक। क्यों? क्योंकि आप लोग ये समझ सकते हैं कोई इंडिविजुअल ने कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करा, ठीक है, तो अब इंडिविजुअल का नाम जो भी होगा यहां पर ABCD वो उसका आधार कार्ड बन गया, उसका वही नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर देश के अंदर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है। पर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आज ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर एक तरीके से उसका नाम चेंज कर देंगे, कल को कुछ और कर देंगे, तो ये आसानी से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पर लेकिन इंडिविजुअल का नाम वही रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग नाम चेंज करके कुछ और कर देंगे तो पता चला टेररिस्ट की कैटेगरी में ABCD कोई ऑर्गेनाइजेशन थी उसको रखा गया, उसने अपना नाम चेंज करके CBA कर दिया, तो नाम चेंज हो गया, तो इसका मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन से लिस्ट खत्म हो गया टेररिस्ट से वहां से। तो ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इसीलिए इंडिविजुअल को भी डाला गया, पर लेकिन उसका इस्तेमाल गलत ना हो तो ये भी जरूरी है। एक्ट इंपावर करता है यहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है कि वो यहां पर एक तरीके से अप्रूवल दिया जाए यहां पर
कि किसी की प्रॉपर्टी सीज करनी है तो ये प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, ये पावर यहां पर दी गई। और एनआईए के थ्रू यहां पर जो रैंक है, यहां पर इंस्पेक्टर या फिर उससे अबोव डीएसपी आईसीपी की जो रैंक के ऑफिसर है वो यहां पर इन चीजों को देखेंगे। तो एनआईए के बारे में भी अगर थोड़ी सी बातें बता दूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग यहां पर कवर हो जाएगी इसी आर्टिकल के अंदर में। तो इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2008 में लाया गया। आप लोगों को पता है जब अटैक हुआ यहां पर मुंबई के अंदर में, तो फिर लगा यार कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, उसी से हमारी ये एनआईए निकाल कर लाई गई। तो ये सेंट्रल एजेंसी है, कोई भी हमारे देश की संप्रभुता को या सिक्योरिटी किसी स्टेट की या फिर किसी देश के साथ में अगर अच्छे रिलेशन है उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है, कोई हमारी एटॉमिक न्यूक्लियर फैसिलिटी के अगेंस्ट कुछ करता है, या हमारी कंट्री में कोई करेंसी जैसे कि हमारी जो करेंसी ना देश की उसकी स्मगलिंग करता है, तो एनआईए यहां पर पावर में आता है उनकी गर्दन को पकड़ने के लिए। तो एनआईए काम करना स्टार्ट करेगा। इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर इंटरनेशनल ट्रीटी कोई हम लोगों ने यूएन के साथ में या किसी अदर इंस्टीट्यूशन के साथ में साइन किया, उसको भी यहां पर इंप्लीमेंट करेगा। बेसिक पर्पस ये रहता है कि हम लोग टेरर को यहां पर कर सके, उसको हटा सके। तो एनआईए के हाथ में यहां पर पावर दे दी गई है। तो अगर पूछे कि सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन सी है, यानी कि हमारे देश में आतंकवाद को खत्म करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है यहां पर ये। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बाकी इसकी ब्रांचेस भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि कहीं पर कोई भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है कल को। तो हर एक एरिया में कोशिश की गई काफी लार्ज स्केल पर देश के अंदर में ब्रांच जिसकी पाई जाए। तो हैदराबाद के अंदर, साउथ में गुवाहाटी में, कोच्चि में, लखनऊ में, मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में, कोलकाता में, रायपुर में, जम्मू में, तो हर जगह आप लोगों को ब्रांच देखने को मिलेगी ताकि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा सके और कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो 3 टॉपिक मैंने आप लोग यहां पर कवर करे इसके अंदर। एक तो हिस्ट्री का हो गया, आप लोग का भीम कोरेगांव बैटल के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को डिटेल में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, आगे भी बन सकते हैं। एंग्लो मराठा वार के बारे में सारा बता दिया। यूएपीए के बारे में अब आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और एनआईए कैसे काम करती है, तो बोला था ना मैंने इसी के अंदर कई सारे आर्टिकल कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरी डिटेल मिल गई। अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को यहां पर एक तरीके से ये सारे टॉपिक इस तरीके से कवर करके चलने हैं, सिलेबस में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सिलेबस अपने सामने रखा करो हमेशा, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर है यार, आप लोगों को करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक पढ़ा देता हूं, तो इसीलिए आप लोग आसानी से एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। करंट के साथ में स्टैटिक कवर करा करो, कभी मत छोड़ा करो, ठीक है। तो अच्छे से चीजें कवर करो। आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये मूवी है जो कि देखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे रियलिटी में यार, ठीक है। इसमें एक गाना है कि जब कोई इंसान जो है वो जानवर को मारे, मतलब एक जानवर अगर इंसान को मार दे तो उसको तो कहते हैं वहसी, ठीक है। पर लेकिन जब इंसान जो होता है वो जानवर को मार दे तो फिर क्या मतलब हो गया। तो ये काफी एक मुझे मतलब इमोशनल करने वाला गाना लगा था उस टाइम पर, जब यहाँ पर राजेश खन्ना का हाथी मर जाता है। गाना सुनिएगा, वो आप लोग सुनकर इमोशनल हो जाएंगे। उसमें कहता है कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, वैसी उसे दुनिया में कहते हैं लोग सारे। तो कुछ ऐसे करके फिर कहते हैं आज एक जानवर की जान इंसान ने ले ली है, तो चुप क्यों है संसार। तो कुछ ऐसा गाना रहता है यार, सुनना उसको, मतलब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। ये ऐसा है, इसमें यहां पर दिखाया गया कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो अभी इसी के ऊपर कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया है जिसकी वजह से सामने निकल कर आया। तो माना क्या गया है, बताया गया है, डेटा सामने निकल कर आया और आरटीआई भी फाइल की गई। यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू पता चला है कि हमारे देश में 1160 जो हाथी हैं, एलिफेंट हैं, उनकी अभी रिसेंटली डेथ देखने को मिली, यानी कि उनकी जान गई। और ये जो जान गई है अलग अलग रीजन की वजह से गई है। आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए कल को कोई यहां पर इस तरीके से कोई ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन में कटकर कई बार हाथियों की जान चली जाती है। इसी के साथ में कहीं इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो तार होते हैं, उसमें जो जानवरों की जान जाती है। इसी के साथ में कई बार पोचिंग मतलब शिकार कर लेते हैं उसकी वजह से। और उससे भी ज्यादा खतरनाक तो ये है, चलिए ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी का खंभा टूट गया, कोई तार लग गया, या खेतों को अपने प्रोटेक्ट करने के लिए तार लगा रखा था, वो एक एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन वाला एक एक्सीडेंट हो गया। पोचिंग और जो पॉइजनिंग है ये तो इतनी ज्यादा खतरनाक है, हाथियों को जहर देकर मार देना। यार ये तो ना बिल्कुल जानवरों वाली प्रवृत्ति हो गई, मतलब जानवर भी ये कहते होंगे कि इंसानों जैसा मत बनना, वो वाली बात आ गई। यहाँ पर जानवर भी आज के डेट में उस लेवल पर बोल देते होंगे। तो पूरा डेटा जो निकल कर आया है, ये 1000 से ज्यादा जो हाथियों की जान गई है। 2010 से लेकर 2020 तक का डेटा सामने यहाँ पर रखा गया है। तो इस डेटा के चलते अभी एक ऐसी बात राइटर बोल रहे हैं कि आज की डेट में जो ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये आप लोगों का टॉपिक भी बन जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है, अगर बात करेंगे आप लोगों से यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा, कहां पर कितनी जो लोकेशन पर कहां हाथी देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, तो सेकंड पेपर हो जाएगा। कंजर्वेशन कैसे करना है इन्वायरमेंट का, और जो यहाँ पर जानवरों का थर्ड पेपर हो जाएगा। और एथिकल इशू भी आप लोग आ जाएगा यहाँ पर। जब बात करें इंसानों की, यहाँ पर तो इंसान जो है वो इतनी दरिंदगी कर रहे हैं आज के में। सुना ना आप लोगों ने कई बार कि एक यूट्यूबर थे, वो कुत्ते को उड़ा रहे थे, ठीक है,
है, एक कोई इंसान थे उन्होंने छत से कुत्ते को फेंक दिया ये देखने के लिए कि मरता है कि नहीं मरता है, सिर की तरफ से कूदना नीचे, सर लगेगा खुद पता चलेगा, तो अपने ऊपर ट्राई करना उसको। तो ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। तो सारे पेपर में आप लोग इस टॉपिक को कवर करके यहां पर देख सकते हैं। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरा जो एंड तक देखेगा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा हर तरीके से। हुआ क्या है अभी यहां पर ये 1160 हाथी की जान गई है, और ये बात बताई गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ये बात यहां पर सबके सामने रखी गई है। मिनिस्टर कौन है आज के डेट में बताइए तो जरा, ये ऐसी चीजें एग्जाम में ना पूछे जाए हालांकि आपसे, पर लेकिन पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, क्योंकि जब भी न्यूज में आता है तो ये सारी बातें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। कर्नाटका और उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा हाथी किसकी वजह से मरे, इनकी जान गई यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के वायर से लड़ने की वजह से, ठीक है। और फिर यहां पर आसाम के अंदर भी लगभग 129 जो हाथी की यहां पर जान गई। इसी के साथ में अगर बात करें ट्रेन से हिट करने में सबसे ज्यादा जो हाथियों की जान गई वो आसाम के अंदर गई, तो लगभग यहां पर 62 हाथियों की जान गई। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखिए देखने को ये मिलेगा कई बार, जैसे यहां पर क्यों जाते हैं ट्रेन के ट्रैक के ऊपर, कई बार तो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग कॉरिडोर तो बना नहीं रखे हम लोगों ने कि रोड क्रॉस आसानी से हो जाए, यहां पर हम लोगों ने डायरेक्ट रोड बना रखी है, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है। तो अपने लिए तो हम लोग पूरा साधन रखते हैं कहां से क्या निकलना है, पर लेकिन बेचारे हाथियों को हम लोग भूल जाते हैं। हालांकि अभी कुछ ट्राई किया गया है कई जगह कि हाँ साउथ इंडिया में जहां पर बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले कि ये काम किया जाए, तो ये चक्कर यहां पर देखने को मिलेगा। कई बार घास खाने के लिए यहां पर ट्रैक पर आ जाते हैं उसकी वजह से, तो ये साफ करने के लिए भी बात की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते अभी 169 जो हाथी हैं उनकी पोचिंग, यानी कि उनको पकड़ा गया गलत तरीके से, उनके दांत काट लेना, वो सारी चीजें। तो इसके चलते उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा ये हरकतें देखने को मिली। फिर यहां पर केरला के अंदर दूसरे नंबर पर, यहां पर आसाम के अंदर सबसे ज्यादा ये वाली मुझे तो मतलब दिल को दहला देने वाली है, मतलब जहर देकर हाथी को मार देना। समझ रहे हैं आप लोग ये रीजन क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप लोगों को बता दूं, ये माना जाता है कि जिंदा हाथी अगर 1 लाख का है तो मरा हुआ हाथी 3 लाख का होगा। मतलब ये कहावत है, यानी कि हाथी अगर मर जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक आईएएस ऑफिसर है ना, जब आप लोग जॉब कंप्लीट कर लेते हैं तो जितनी कमाई आप लोग जॉब के ड्यूरेशन में करोगे, अगर मतलब एक नहीं जो जेन्युइन ऊपर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, तो उस जेन्युइन कमाई करोगे, जब आप लोग रिटायर हो जाओगे तो ये माना जाता है कि आप लोगों की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। किसी का डायरेक्टर बना दिया, किसी पर्टिकुलर पीएसयू का किसी और अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए, कई तो ऐसे भी हैं आगे चलकर कि अलग अलग कई बार कहीं और अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर पहुंच गए, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि रिटायर होने के बाद में माना जाता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो उसको उस पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो हाथी की तरीके से देखा जाता है इसको कि जिंदा इतना और मरा हुआ यानी कि रिटायर के बाद में और भी ज्यादा है। तो ये वाली बातें हैं। तो इसलिए हाथी को कहीं इनकी खाल के लिए, कहीं दांत के लिए, और भी कई सारे इश्यूज के लिए यहां पर इनकी जान ली जाती है, जहर देकर मारा जाता है। तो ये आसाम में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा, और उड़ीसा में यहां पर पहले नंबर पर आसाम, दूसरे नंबर पर उड़ीसा में ये हरकतें देखने को मिली जो कि यहां पर दहला देने वाली है। तो इनके ऊपर यहां पर काम करना चाहिए। अगर बात करें यहां पर एक सेंसस हुआ था 2017 में, तो सेंसस में ये माना गया था कि 29,964 वाइल्ड एलिफेंट है हमारे देश में, और यहां पर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार वाले एरिया में काफी हाथी वगैरह आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। ठीक है, हाईएस्ट जो पॉपुलेशन यहां पर जो देखने को मिली, अभी इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं, पूरा प्रोजेक्ट एलिफेंट में आप लोगों को बताता हूं। यहां पर प्रोजेक्ट एलिफेंट जो था ये 1992 में स्टार्ट किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि न्यूज में आ गया बहुत ज्यादा। तो यहां पर यह था कि जो वाइल्ड, जो यहां पर एक तरीके से एशियन एलिफेंट है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये कैसी स्कीम है, यहां पर यह है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेक्टर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलकर काम करेगी, उसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली काम करती है उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्पॉन्सर्ड नहीं आता, वहां पर सेंट्रल सेक्टर आ जाता है, तो वो स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके चलते एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना है, उनके रहने खाने पीने की जगह और कॉरिडोर भी आप लोगों को बेसिकली बनाना है ताकि आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। तो ये काम आप लोगों को यहां पर करने का होता है, पर लेकिन यहां पर ये सारे काम किए नहीं जाते हैं। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा इनको इग्नोर किया जाता है। तो इंप्लीमेंट कई सारे राज्यों और स्टेट यूनियन टेरिटरी में किया गया। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इसी के चलते मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना था, और एक तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं जो कैप्टिव एलिफेंट है, कई बार ना लोग जो रखते हैं अपने पास में बंदी करके, तो उनके भी कैसे उनको अच्छे से लेकर चलना है उसके ऊपर भी बात की गई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक्टिविस्ट थे यहां पर तमिलनाडु से, उनके द्वारा यहां पर बेसिकली बोला भी गया कि देखिए सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में भी यहां पर बात की जा रही है, जो कि जरूरी है इन सब चीजों का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो एलिफेंट के बारे में कुछ और बातें अगर मैं आप लोगों से बात करूं,
तो यहाँ पर एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ये जो बनाई गई थी किसके द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा मिलकर बनाई गई, ताकि जो भी एक्सीडेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, जंगल के अंदर में, ट्रेन के साथ में, उनको रोका जा सके। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया ना आप लोगों से, तो फिर बोले क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से चीजों को सुनोगे ना तो एग्जाम में बैठकर इतना कंफर्टेबल फील करोगे कि यार मजा आ रहा है पेपर को देने में, पर लेकिन उसको सुनो तो सही अच्छे से आप लोग, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। क्लियर करने की वेजिटेशन की बात की, जो भी यहां पर दिक्कतें, पेट्रोल करते रहो रेगुलर ताकि कोई हाथी ना रहे और उसका एक्सीडेंट होकर यहां पर ट्रेन के आगे इस तरीके से कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले, तो इससे बचाने का काम भी आप लोगों को करना पड़ेगा। तो उसके चलते फोकस देने की बात की गई। इसी के चलते यहां पर रिलीज किया गया था लगभग 212 करोड़ के करीब एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एलिफेंट टाइगर के प्रोजेक्ट के लिए 2011-12 से 20 के लिए। तो कहने का मतलब ये पैसा भी आया, सारी चीजें बना रखी है, फिर भी 1000 हाथियों की जान चली गई, तो इसका मतलब दिक्कतें चल रही है, उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। एलिफेंट सेंसस के बारे में पूछे तो हर 5 साल में ये कंडक्ट कराया जाता है, लास्ट 2017 में हुआ था, अगले वाला जो सेंसस होगा वो 2022 में होगा। जब 2017 का सेंसस हुआ तो 27,000 के करीब एलिफेंट देखने को मिले थे, पर लेकिन जब 2012 में हुआ था तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 29 से 30,000 के करीब एलिफेंट थे, यानी कि घट गए थे इस वाले सेंसस में। अब 1000 और अभी यहां पर रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, तो अगर अब देखो कि घटेंगे या फिर बढ़े हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, फिर आसाम और फिर केरला। ये ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे देश में अगर बात करें तो 32 एलिफेंट रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में कब स्टार्ट किया गया जरा बताइए तो जरा। इसी के साथ में सिंहभूम एलिफेंट जो रिजर्व है यहां पर झारखंड के अंदर, वो देश का पहला था जो कि इस लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों को बताई देश के बारे में। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी यहां पर एक इनिशिएटिव है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिसको बोलते हैं मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, तो MIKE। तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले कि MIKE प्रोग्राम क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेटमेंट में दे देंगे कि हाँ टाइगर को सेव करना है या फिर कुछ और इस तरीके से, तो कंफ्यूजन में डाल देंगे। तो ये ऐसे प्रोग्राम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ग्लोबल इनिशिएटिव है यहाँ पर। एशिया और अफ्रीका के अंदर किस तरीके से हाथियों को आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनको कंजर्व करना है और मॉनिटर करना है, कोई गलत तरीके से ना हो काम। तो 2003 में इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया। यार हाथी ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कल्चर का, आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग अलग अलग फेस्टिवल पर, सीजन पर कई जगह हाथियों का यूज करते हैं, तो इसलिए हाथी अगर कुछ ऐसी चीज देखने को मिलती है तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। तो इसी के चलते बोला जा रहा है कि ये ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक भी है, आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, तो यहां पर ये गाना जरूर देखिएगा आप लोग और फिर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों से कवर किया, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। और हाँ, इस आर्टिकल को आप लोग पढ़कर भी देख सकते हैं। अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हो तो एटलीस्ट एक आर्टिकल कम से कम आप लोग पढ़कर जरूर देखा करो, तो इससे आप लोग कई सारी चीजें और भी जानने को मिलेगी। कम से कम अपने आप को सही, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ो डेली, कोई ना कोई एक आर्टिकल डेली पढ़ो, जिससे कि आप लोग कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। और इनको आप लोग और भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए ये तार लगा रखे हैं, कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो आप लोग आसानी से यहाँ पर रोक सकते हो। देखिए जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये तार लगा रखे हैं जहां जहां पर बिजली के खंभे हैं। आप लोग अगर बिजली के खंभे हटा दो उन एरिया में जहां आती है, सोलर पैनल का यूज करो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए, 741 तो आप लोग सीधे सीधे बचा जाते हैं यहाँ पर। दूसरा, ट्रेन से जो हिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, उनके लिए कॉरिडोर बना दो। आसपास वाले रीजन में यहाँ पर जहां पर ये लगा रखे हैं उसको थोड़ा सा ऊपर उठाकर बनाओ, रेलवे ट्रैक को जहां पर ही बनाना है, या फिर वहां पर नीचे है तो उसके ऊपर को कॉरिडोर बना दो। कुछ ना कुछ घास वगैरह वहां पर नहीं होनी चाहिए, खाने के लिए उसको हाथी आते हैं। और जहां जहां पर भी ये रीजन है वहां पर थोड़ा सा उसको चीजों का ध्यान रखो, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम करो कि वहां पर हाथी उस एरिया में आए ना, वहां पर तार वगैरह लगा दो, और कहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है तो ताकि यहां पर घुस ना सके, तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं आप लोग यहां पर। और पोचिंग और पॉइजनिंग, यार इनको तो उल्टा लटका दो अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो सारी चीजों के सोल्यूशन है, तो आप लोग को सोल्यूशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर कई सारे सोल्यूशन है, अगर आप लोग ढंग से करना चाहे तो आप लोग इन सोल्यूशन को लेकर चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। हमारे देश में एक नया अभी एडिशन इसका प्रस्तुत किया गया, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आया था। तो ये इंडिया रैंकिंग जो 2021 की प्रस्तुत की गई, टोटल किस किस एरिया में देखने को मिली। तो एक तो ओवरऑल रैंकिंग निकाली गई, फिर यूनिवर्सिटी की अलग से निकाली गई, इंजीनियरिंग जो कॉलेज थे उनकी अलग से, मैनेजमेंट वालों की अलग से, फार्मेसी वालों की अलग से, और जो नॉर्मल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, लॉ, आर्किटेक्ट, डेंटल, और इसी के साथ में रिसर्च। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में आप लोगों को यहाँ पर रैंकिंग निकाली गई, टोटल 11 एरिया में इकट्ठा करके। तो ये जो रैंकिंग तैयार की गई यहाँ पर, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पर पहले 10 कैटेगरी थी, याद रखिएगा। अभी जो लेटेस्ट वाली ऐड की गई है वो 11वीं कैटेगरी ऐड की गई है, और लास्ट वाली रैंकिंग में डेंटल ऐड किया गया था, डेंटल नहीं था। तो अभी 11वीं यहाँ पर रिसर्च की कैटेगरी भी इसके अंदर ऐड कर दी गई है, ताकि पता चल सके कहां पर क्या चल रहा है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ जो पहले ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट थी, अभी पता है आप लोगों ने उसका नाम चेंज करते हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। पहले ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बोलते थे, उसके द्वारा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, कब किया गया मिनिस्ट्री का नाम चेंज, बताइए जरा, देखता हूं किस किस को पता है। कई बार बता चुका हूं, कल फिर एक बार रिवीजन करा देंगे, ठीक है। यहां पर इसके चलते 11 डिफरेंट जो कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट टाइम जब यहां पर 2016 में इसको लाया गया था, तो उस टाइम पर यहां पर 4 आप लोगों को ओनली कैटेगरी देखने को मिली, फिर 2 और ऐड कर दी गई, तो ऐसे करते करते फिर डेंटल ऐड कर दिया, और अभी 2021 में रिसर्च भी ऐड कर दिया। तो इस तरीके से पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो इसकी रैंकिंग के बारे में बात करें तो क्या क्या ये देखते हैं, तो 5 डिफरेंट पैरामीटर ये देखते हैं। पहले तो टीचिंग कैसी है, लर्निंग कैसी है, और रिसोर्सेज कितने अवेलेबल वहां पर हो पा रहे हैं, उसको आप लोग देखते हैं। रिसर्च और इसी के साथ में प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा चल रहा है, इसी के साथ में आउटरीच कैसी है, एक्सक्लूसिव है कि नहीं, या एक ही एरिया पर फोकस दिलाएं, और लोगों का परसेप्शन कैसा है उसको लेकर वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन पैरामीटर को यहां पर भी बेसिकली बताने की कोशिश की गई है। ये भी पैरामीटर है जिसके अंदर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। देखिए, मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर बताऊं, टीचिंग का स्टैंडर्ड अच्छा होगा तभी वहां पर अच्छी लर्निंग हो पाएगी बच्चों की, वरना नहीं होगी। रिसोर्सेज वहां पर अगर अवेलेबल ही नहीं है उस एरिया में, तो कैसे काम चल पाएगा, तो ये दिक्कत निकल कर आती है। रिसर्च में कोई फोकस करने के लिए तैयारी नहीं, आजकल में पीएचडी में जो एडमिशन लेते हैं वो काफी कम देखने को मिलेंगे, और वहां पर भी क्वालिटी ऑफ रिसर्च आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है अप टू द मार्क, तो वो दिक्कतें निकल कर आती हैं। इसी के चलते कई, अगर मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट है उस एरिया में, आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करिए, मैक्सिमम लोग पता चला आईआईटी जो दिल्ली है उसमें दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं सब, ठीक है, पता चला, और राजस्थान से कोई नहीं है वहां पर, गुजरात से कोई नहीं है, महाराष्ट्र से कोई नहीं है। तो एक डाइवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, कई सारे इंस्टीट्यूट जो टॉप के हैं उसके लिए तो सही है। एजुकेशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है। एजुकेशन अगर बात करें आप लोग, जो हमारे संविधान के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट देखने को मिलेगी, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को समवर्ती सूची बोलते हैं, और यहां पर स्टेट और ये सेंटर। तो पहले एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में आया करता था, पर लेकिन फिर क्या किया गया, हमारे देश में एक संविधान में संशोधन किया गया जिसको 42वां संशोधन बोलते हैं। उसके चलते एजुकेशन को यहां से निकालकर हम लोगों ने समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में इसको डाल दिया। तो अब यहां पर सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने अपने लॉ बना सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में। इसीलिए अभी हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी लेकर आई गई है वो इसीलिए लाई गई है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। पहले 1968 में लाई गई थी, फिर दूसरी 86 में लाई गई, और अभी तीसरी यहां पर 2020 में लाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, पूरा इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं एनईपी के बारे में, तो एनईपी बाय वीर सर्च कर लीजिएगा, पूरी डिटेल में आप लोगों के सामने चीजें खुल के आ जाएंगी, कैसे हम लोग अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें मुद्दा यही है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो भी कॉलेजेस हैं उनकी तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलती है, यहाँ पर सारे टॉप पर वही देखने को मिलेंगे। पर लेकिन अगर बात करें जो नीचे वाले रह गए उनके बारे में आप लोग क्या करोगे, उसके ऊपर भी तो फोकस देना चाहिए। तो अगर सब में आप लोग बात करें, ओवरऑल में आईआईटी कानपुर और आईएससी बेंगलोर और आईआईटी बॉम्बे इनके द्वारा टॉप किया गया। यूनिवर्सिटीज के अंदर में आईएससी बेंगलोर इनके द्वारा टॉप किया गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो एससी बेंगलुरु के द्वारा टॉप किया गया। कॉलेज में बात करेंगे तो यहाँ पर मेरिंडा कॉलेज जो है इसके द्वारा टॉप किया गया। इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो आईआईटीज के द्वारा टॉप किया गया, आईआईटी मद्रास के द्वारा। मैनेजमेंट में आईआईटी अहमदाबाद हो गया जो टॉप पर चलता है यहाँ पर ये। इसी के साथ में मेडिकल में बात करेंगे तो यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा साइंस, जो कि एम्स दिल्ली का है। फार्मेसी के बारे में बात करेंगे तो जामिया हमदर्द हो गया टॉप पर। आर्किटेक्चर में बात करेंगे तो आईआईटी रुड़की हो गया टॉप पर। लॉ में बात करेंगे तो नेशनल लॉ जो स्कूल ऑफ जो हो गया यहाँ पर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें जो बेंगलुरु के अंदर में है। इसी के साथ में डेंटल में ये हो गया यहाँ पर मणिपाल कॉलेज जो डेंटल का है। तो इससे आप लोग एक बात समझ पाएंगे यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर अगर इसको आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमम गवर्नमेंट के कॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पर आप लोग यहाँ पर चीजें नजर आएंगे। तो मुद्दा ये है कि जो नीचे वाले जो स्कूल कॉलेजेस रह गए उनके बारे में कैसे किया जाए, उनको क्या आप लोग प्रॉपर चीजें में सारी चीजें प्रोवाइड करा पा रहे हो, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उनके ऊपर काम करने की बात की गई है। तो छठा संस्करण अभी यहां पर इसका देखने को मिला जो रैंकिंग का प्रस्तुत किया गया। तो यहां पर एक तरीके से जो रैंकिंग है यहाँ पर ये कई सारी एडवांटेज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि हेल्प कर रही है स्टूडेंट फैकल्टी को किस तरीके से काम चला है, इनहेंस हो रही है वहां पर चीजें, फंडिंग मिल रही है, टारगेट किया जा रहा है, अच्छी हायरिंग हो रही है। अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें वहां टीचर्स को दुनिया भर की सैलरी दी जाती है, पर लेकिन जैसे नीचे इंस्टीट्यूशन में आप लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे वहां टीचर मिलेंगे भी नहीं। ऐसे भी स्कूल है हमारे देश में जहां पर एक एक टीचर जो है पूरे स्कूल को चला रहा है। तो किस तरीके से उनको सुधारना है तो उसके बारे में बातें की जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि घुमा फिराकर आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो पैसा है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फंडिंग, सारी फंडिंग टॉप के इंस्टीट्यूशन ले जाते हैं, नीचे आप लोग फंडिंग दे नहीं पाते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसी के साथ में इंस्टीट्यूशन कोई है तो वहां पर पर्टिकुलर क्लास के कितने लोग हैं, वहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर वहां पर अलग अलग राज्य के कितने लोग हैं, तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनको फोकस देकर आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को काउंट करनी पड़ेगी, तभी आप लोग एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो यहां पर सुधार कर लेकर आ पाओगे। तो पैसा हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, एक तरीके से लेवल ऑफ टीचिंग हो गया,
आईआईटीज में पढ़ोगे तो वहां पर अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा, स्टेट की में आओगे तो अलग रहेगा, और प्राइवेट में आ जाओगे तो और भी अलग रहेगा। प्राइवेट में भी कुछ ऐसे हैं बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट में कुछ ऐसे हैं बहुत बेकार हैं। तो वो सारी सिस्टम समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि एक तरीके से आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर एक रैंकिंग मेथड लेना चाहिए जिसमें सब चीजों को काउंट करके चलो आप लोग, हर एक स्केल की जो प्रॉब्लम चलती है, और खासकर जो स्टेट के द्वारा फंडिंग जो सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, तो वो एक काफी कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि उनको तो प्रोवाइड कराई जाती चीजें पर दूसरे लेवल पर कम नजर आती हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये इसलिए न्यूज में था, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आगे जो आर्टिकल है यहाँ पर वो बेसिकली बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे आप लोग कई बार देखने को मिलेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज अभी आप लोग को देखने को मिली थी 26, वो कहां पर थी, वो ग्लासगो में थी। तो वैसे मैंने आप लोग कई बता चुका हूं यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये याद रखिएगा। पहली सबसे बर्लिन में हुई थी 1995 में, फिर यहाँ पर तीसरे नंबर की क्योटो में हुई थी। कम से कम ये जरूर याद रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी न्यू दिल्ली में हुई थी 2008 में, ये 2002 में 8वीं थी यहाँ पर, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग कई बार पूछी जाती है, पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट जिसको आप लोग बोलते हैं, उसी से इंटरनेशनल सोलर अलायंस में निकल कर आया था। तो ये कहां पर हुई थी, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये पेरिस फ्रांस के अंदर हुई थी। इसमें बोला गया था कि 100 बिलियन रुपीज देनी चाहिए यहाँ पर जो डेवलप यानी कि अमीर कंट्री है, डेवलपिंग यानी कि गरीब कंट्री को, ताकि उनका जिंदगी ठीक चल सके। फिर यहाँ पर ये हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोटवॉइस पोलैंड के अंदर में, कोई ज्यादा नहीं चीजें निकल कर आई। फिर यहाँ पर 19 में हुई, कुछ हुआ ही नहीं ज्यादा। फिर 20 में हुई नहीं, कोविड-19 के चलते। अभी यहाँ पर देखने को मिली 21 में, तो उसमें इंडिया के द्वारा ये पंचतंत्र सामने निकाल कर लेकर आए गए। तो ये जो पंचतंत्र बोले गए हैं कि हम लोगों को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट बन जाएगा कि 500 गीगावाट बनाना है 2030 तक का। 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल, यानी कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सारी इनसे अगर एनर्जी निकालनी है तो 50% वहां पर आना चाहिए। कार्बन का जो एमिशन है उसको आप लोगों को 1 बिलियन तक कम करना है, ये बोला गया 2030 तक का। और इसी के साथ में अगर बात करें कार्बन इंटेंसिटी जो है उसको पहले 35% कम करना था, 45 कर दिया। और 2070 तक का बोला गया यहाँ पर नेट जीरो भी लेकर आना है। हमारा नेट जीरो मतलब जितना कार्बन एमिट करेंगे उतना ही हम लोग उसको हटा देंगे उससे, तो वो वाली बातें। 2060 तक चाइना बोल रहा है, 2050 तक यूएसए बोल रहा है, और 2070 तक इंडिया बोल रहा है नेट जीरो एमिशन करने के लिए। तो ये सारे मुद्दे जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसके लिए कई सारे प्रोविजन आप लोग करने पड़ेंगे। तो जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यहां पर 27 होगी, तो बोला जा रहा है कि 27 होगी इजिप्ट के अंदर में, तब तक आप लोगों को सबसे बड़ा फोकस फूड के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना अलग अलग एरिया में, वैसे वैसे आप लोगों को नजर आएगा भुखमरी के शिकार बन रहे हैं लोग काफी लार्ज स्केल पर। और इसी के चलते और भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर चीजें बढ़ रही हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हंगर है, भुखमरी है, वो बढ़ रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बोला था ना हम लोगों ने 2030 तक का की भुखमरी को हटा देंगे, पर कोविड-19 के चलते वो भुखमरी अभी और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। तो ये इशू घटता नहीं नजर आया, ये इशू और ज्यादा बढ़ गया। तो इसको ढंग से लेकर आप लोगों को चलना पड़ेगा कि कैसे इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात, एक यहाँ पर ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से बन भी सकते हैं। यहाँ पर ये C40 क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप है एक यहाँ पर, जिसके अंदर C40 नहीं, आज के में 97 सिटीज यहाँ पर हो चुकी हैं। ये क्या रहता है, सारी सिटीज मिलकर देखती हैं कि किस तरीके से चीजों को सस्टेनेबल वे में लेकर चलना है। हमारी कंट्री की बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली, ये सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ग्रीन मोबिलिटी में कोलकाता को अभी रिसेंटली इसमें अवार्ड भी दिया गया था। तो यानी कि सिटी जो होती है वो पावर हब माना जाता है किसी भी कंट्री की जीडीपी में, जो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सिटीज के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसके चलते इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। क्वेश्चन कभी भी बन जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है अगर इस तरीके की चीजें आप लोगों से पूछ ली जाए। तो सिटीज के बारे में कई सारी बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो इसी के चलते अभी क्या बात की जा रही है कि इसको सुधारना है। तो हमारी कंट्री में कई सारे हमारे द्वारा भी यहाँ पर स्टेप उठाए गए हैं। जैसे कि अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अमेंडमेंट भी लाया गया था। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर भी इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे रिपोर्ट हमारे देश में आती है उसमें 24% के करीब हमारे देश में फॉरेस्ट कवर था, जबकि बोला 33% हम लोगों को करना है। फॉरेस्ट कवर के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो याद रखना, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाइज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में और फिर महाराष्ट्र में, ठीक है। और अगर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से बात करें तो बोलते हैं कि 33% कम से कम यहां पर होना चाहिए। अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले तो हमारे संविधान के अंदर प्रोविजन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जिसमें बोला गया था कि हम लोग को यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है, किस तरीके से चीजों को प्रोटेक्ट करना है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब किया गया तो फॉरेस्ट जो है आप लोग देखें यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी जाते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ एंड द बर्ड था वो ट्रांसफर कर दिया गया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर काम कर पाएंगे फॉरेस्ट में।
तो 42nd जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया उसी में एजुकेशन को भी ट्रांसफर किया गया था, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यहां पर ये फॉरेस्ट और ये वाला मुद्दा जो था ये भी यहां पर स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया ताकि दोनों मिलकर काम कर सकें। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज ये कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप लोग प्रोटेक्ट करें, सिटीजन की हक एक तरीके से ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट को और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो भी यहां पर जीव जंतु उनको आप लोग प्रोटेक्ट करें। तो ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग को पता है यहां पर 42nd अमेंडमेंट किया गया था संविधान के अंदर, उसी के चलते हमारी कंट्री में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई थी। तो 51A, तो इसके अंदर आप लोगों को बताना है कि ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी और बाद में जो ड्यूटी ऐड की गई है एक, वो कौन सी ऐड की गई है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बता दूंगा इसके बारे में, कई बार बता चुका हूं, और अगर ज्यादा ही जल्दी है जानने की तो पॉलिटी के अंदर लेक्चर बना रखा है फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर डिटेल में, पॉलिटी के अंदर सारी चीजें कवर कर रखी है डिटेल में, तो वो वाला लेक्चर आप लोग देख लेना, सारे चक्षु खुल जाएंगे आप लोग के। डिटेल में अलग से एक लेक्चर लेता है इसके ऊपर पूरा मैंने। ठीक है, इसी के साथ में जाएंगे डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वो यहां पर राज्य यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उनकी भी यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे उनको अपने देश के फॉरेस्ट वगैरह वो प्रोटेक्ट करने हैं। तो ये यहां पर ये भी हमारे देश में कई सारे मुद्दे हैं जिसके चलते आप लोग देखते हैं कि हम लोग काम करते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आईपीसीसी है यहां पर जो कि बात करती है कि आप लोग देखिए वरना दिक्कत हो जाएगी। इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक लेक्चर बना रखा है कि आईपीसीसी क्या है, इसको अभी आप लोग जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया था। अगर पूरा अच्छे से कवर करना है बैकग्राउंड के साथ में तो पूरा टॉपिक है ये पूरा एक। तो आईपीसीसी बाय वीर सर्च कर लीजिएगा, ये क्या क्या रिपोर्ट है, क्या क्या बातें देखने को मिली, सारी चीजें सामने आ जाएगी। इसके द्वारा अभी यहां पर ये अभी छठी रिपोर्ट आने वाली है। छठी रिपोर्ट में इसके 3 पार्ट है। यहां पर एक पार्ट इसने प्रस्तुत कर दिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली थी ग्लासगो में यूके के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है यहां पर 2007 के अंदर में, जिसके चलते बोला गया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों को यहां पर कंट्रोल करना है। 3 पार्ट जो मैं आप लोगों को बताता हूं, तो इसमें से पहला पार्ट है वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, जिसमें डील करना है साइंटिफिक जो क्लाइमेट चेंज को, तो ये तो प्रस्तुत कर दिया। बाकी यहां पर जो वर्किंग ग्रुप सेकंड और वर्किंग ग्रुप थर्ड है यहां पर ये अभी रह गया है, जिसमें इंपैक्ट, वनरेबिलिटी और एडेप्शन इशू के बारे में बात की जा रही है, और यहां पर कम्बैट कैसे करना है क्लाइमेट को उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये मुद्दे अभी भी यहां पर है। तो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से आज के डेट में ना कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, सी का लेवल बढ़ रहा है, कहीं सूखा तो कहीं बारिश, कहीं हीट आप लोगों को देखने को मिली, कहीं बर्फ पड़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें, इसी के साथ में कई सारी और स्पेसिफिक फाइंडिंग जो इंडिया में दिक्कत कर रही है कोस्टल एरिया में, जीरो एमिशन कैसे करने हैं, तो ये सारे मुद्दे इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बात यहां पर यही की जा रही है राइटर के द्वारा, कैसे आप लोग इन चीजों को सुधार रहे हो आज के डेट में, किस तरीके से आप लोग इन चीजों को लेकर चल रहे हो। अगर इन चीजों को आप लोग नहीं सुधार पाओगे तो आगे आने वाले टाइम में जो फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसके ऊपर दिक्कत पड़ जाएगी, लोगों को खाना प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा। तो इजिप्ट के अंदर जो आईपीसीसी के अंदर जो फाइंडिंग थी ग्रुप सेकंड की, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई है। यानी कि जो यहां पर ग्रुप सेकंड की जो मैंने बताया ना अभी यहां पर ये जो ग्रुप सेकंड वाली है इसके अंदर बात की जा रही है कि एक इंपैक्ट होता है जो वनरेबल कम्युनिटी के ऊपर, तो जो भी एडेप्शन इश्यू है तो उसमें आप लोगों को जो फूड सिक्योरिटी है वो भी यहां पर देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप लोगों को यहां पर काउंट करना चाहिए। यानी कि आईपीसीसी की जो पूरी रिपोर्ट है उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, वो क्या क्या बातें बताते हैं, और उसके लिए आप लोगों को यहां पर काम करना पड़ेगा, वरना काफी सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर फूड ही लोगों को प्रोवाइड नहीं कराओगे तो इन्वायरमेंट तो बाद में लोगों को मारेगा, उससे पहले लोगों को भुखमरी मार देगी। तो फूड की क्वालिटी भी होनी चाहिए अच्छी। क्लाइमेट चेंज के साथ में जहां टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पर चीजें पिघलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब कोई चावल की खेती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होती है, गेहूं की खेती पर्टिकुलर टेम्परेचर में होती है, अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट है दोनों के लिए, गन्ने की खेती अलग टेम्परेचर में होती है। तो अगर इनको सबको अलग अलग टेम्परेचर नहीं मिलेगा और एक जैसा टेम्परेचर बढ़ता हुआ यहां पर ऐसे नजर आएगा, तो सोचिए। और खासकर वो कंट्री जो कि आइलैंड है, जहां पर अगर बात करें तो कई सारी आइलैंड कंट्री जैसे इंडोनेशिया हो गया, ये डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे भी आइलैंड है यहाँ पर आप लोगों को बे ऑफ बंगाल में भी, यहाँ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे हमारे आइलैंड लक्षद्वीप, और इसी के साथ में इधर आओगे तो क्या है अंडमान निकोबार है। दुनिया भर की आइलैंड कंट्री आप लोगों को नजर आ जाएगी, छोटी छोटी आइलैंड कंट्री यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वो भी डूब रही है। तो उनके ऊपर कौन बात करेगा, तो उसको कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर भी आप लोग बात कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में अगर कोई प्रोजेक्ट आप लोग लेकर आ रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान रखिए कि वो इन्वायरमेंट के ऊपर गलत नुकसान न डाले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब आप लोग जाओगे तो उसमें खाने के बारे में, गरीबी के बारे में साफ साफ बातें कर रखी है, तो उनको भी काउंट करके लेना चाहिए। यानी कि राइटर का मानना यह है कि आगे जब आप लोग यहां पर बैठोगे इजिप्ट में जाकर, तो उससे पहले आप लोगों को पूरा माहौल बना लेना चाहिए कि आप लोगों की सिटीज कैसी रहनी चाहिए, कैसे आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बिस्किट चाय पानी खाए और फिर से आप लोग निकल लिया, वो वाला मुद्दा यहां पर नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर सारी बातें की जा रही है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटेल में मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। ओके,
आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस भी आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह भोपाल गैस त्रासदी के चलते कल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, हमारे देश में उसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये काफी बड़ा इशू है, इसके ऊपर भी एक मूवी बनी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, भोपाल ए प्रेयर फ्रॉम जोरेन। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या था, मिथाइल आइसो जो साइनाइड जो था यहाँ पर, जिसका फॉर्मूला CH3NCO या C2H5NO आप लोग बोल सकते हैं, ये गैस लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड, जिसको आज के डेट में डो केमिकल भी आप लोग बोलते हैं। ये यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के अंदर एक MNC थी, जिसके अंदर यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिली। तो इस फैक्ट्री में से यहां पर काफी लार्ज स्केल पर गैस निकली, इसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान गई। और ये जो गैस है अगर एक हाई लेवल पर हो जाए तो जैसे इसको लोग सूंघेंगे तो उनकी जान चली जाएगी। तो ये दिक्कतें यहां पर देखने को मिली, तो कई सारे लोग इसकी वजह से इफेक्ट हुए। माना तो ये जाता है एस्टिमेशन के हिसाब से 3,500 के करीब लोगों की जान गई, पर लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये बोलते हैं 16,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। उसी के बाद में फिर आप लोगों को यहां पर बोला गया कि लोगों को कम से कम सपोर्ट प्रोवाइड करानी, तो हमारे देश में इनेक्ट किया गया पब्लिक लाइबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट, यानी कि अगर कल को कोई भी ऐसी कंपनी हमारे देश में लगती है और उसके अंदर कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो लोगों को आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये कंट्री की जो कंपनी थी ये यहां पर भाग जाए निकल कर, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट रिलीफ फंड में यहां पर आप लोग कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, अगर कल को कोई ऐसा त्रासदी होता है, डिजास्टर होता है, तो उसको हम लोग टैकल कर सकें। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिला। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। अभी साइक्लोन के बारे में बात करें तो लो प्रेशर जो इंटेंसिव साइक्लोन, इसके बारे में याद रखिएगा, यहां पर ये है जावद। ठीक है, तो ये आप लोग को देखने को मिल रहा है हैवी रेन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन एरिया में आप लोग को देखने को मिल जाती है। अगर बात करें तो दो तरीके से नॉर्मली देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिनको टेम्परेट साइक्लोन भी आप लोग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आप लोग को देखने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो टेम्परेट एरिया में आप लोग को देखने को मिलेंगे, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में नॉर्मली। ठीक है, पोलर वाले रीजन में यहां पर बात की जाती है। इसके बारे में जो एंटी साइक्लोन भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, बेसिकली एंटी साइक्लोन अपोजिट टू द साइक्लोन होता है। ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, हाई प्रेशर सेंटर में आप लोगों को नॉर्मली जो रहता है तो उसके सर्कुलेशन में। तो ये एंटी साइक्लोन जो होता है यहां पर रोटेट करता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करें इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो अराउंड ए सेंटर ऑफ हाई प्रेशर आप लोग को देखने को मिलेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग रखते हैं, और ये फिर दूसरे में आप लोग को अपोजिट देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो इसके बारे में चीजें, तो क्या क्या रहता है, प्रेशर सिस्टम कैसा बनता है, क्या क्या चीजें, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेंगे। यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करें तो क्या पैटर्न है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या पैटर्न है। तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा साइक्लोन। तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। और ये रहेगा अगर बात करें जब एंटी साइक्लोन के बारे में बात करें तो क्लॉकवाइज रहेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है ना, अपोजिट हो गया। और जो सेंटर में जो प्रेशर रहता है वो भी आप लोगों को चेंज यहाँ पर नजर आएगा। तो ये बेसिक बातें इसके बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो इसके ऊपर एडिटोरियल भी आएगा, तो साइक्लोन किस तरीके से क्या क्या चीज होती है काफी डिटेल में फिर से आप लोगों को मैं वहां पर कवर करूंगा, टेंशन मत लेना। अभी यहां पर एक बिल लाया जा रहा है जिसके चलते ईडी और जो सीबीआई है उसको जो बेसिकली उसका टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड करने की बात की गई लोकसभा में, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, तो यहां पर ये किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है वो आप लोग बता सकते हैं। कल की अगर आप लोगों ने नैनो मैगजीन देखी होगी तो उसमें मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर ये काम करती है। हमारी कंट्री में जो एस्टेब्लिश किया गया सीबीआई को, तो एक कमेटी थी यहाँ पर जिसके द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई, वो कमेटी का नाम भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, कि कमेटी का नाम क्या था। तो बेसिकली यहाँ पर जो हेड करते हैं, कौन करते हैं यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई और जज, जो कि यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप लोग को देखने को मिल जाती है अगर लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं इसके बारे में। पहले यहां पर अगर बात करें तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में देखने को मिलता था, डीओपीटी के अंदर, फिर इसको यहां पर बेसिकली आप लोगों को एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं सेंड करते हैं। क्या होता कैसे, बेसिकली होम मिनिस्ट्री सेंड करती है लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को, तो डीओपीटी। ठीक है, फिर डीओपीटी यहां पर लिस्ट तैयार करती है, फाइनल देखने को मिलेगा, चेक करता है किस क्या क्या चीजें, और फिर यहां पर कमेटी को भेजा जाता है। तो 2 साल का टाइम ड्यूरेशन रहता है इसके हिसाब से, ये याद रखिएगा। मैंने कंसेंट के बारे में बात की थी, कई सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाती है, अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे, और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है सीबीआई के बारे में जो आप लोग याद रखिएगा कि सीबीआई को स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा है। काफी बड़ा मुद्दा यहां पर है एमजी नरेगा के तहत। तो एमजी नरेगा के बारे में याद रखिएगा, ये खासकर हमारे देश में जो प्रोग्राम चलाया गया था, बेसिक पर्पज ये था कि लोगों को प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, उनको दिक्कतें देखने को न मिले। तो ये जो प्रोग्राम जब लाया गया, इसमें कई सारे चीजें आप लोग को देखने को मिली। ये ऐसे आर्टिकल है जिनके ऊपर एडिटोरियल आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो जब एडिटोरियल आते हैं तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता देता हूं। तो ये अभी भी कुछ दिनों पहले भी रिविजन किया था, फिर से इसके बारे में आप लोगों को पूरा बता दिया जाएगा। तो एमजी नरेगा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। इसको जब स्टार्ट किया गया तो बेसिक पर्पज ये था कि लोग
लोग जो है वो लोकल एरिया में ही फायदा उठा सके, ज्यादा दूर उनको न जाना पड़े। तो स्कीम 2006 में लॉन्च की गई थी, जब इसको बेसिकली महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया गया था। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की बात की गई थी कि ताकि लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 15 दिन के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो आप लोगों को वेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और वेज एक्ट है 1948 का, उसके हिसाब से वेज दी जाती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है टोटल 8 है यहाँ पर, ये जिसमें पोवर्टी, भुखमरी, ये गुड हेल्थ, ये इसी के साथ में ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, डिसेंट वर्क, यहाँ पर ये इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, और इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना है। तो 17 में से 8 ऐसे हैं जो इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। दिल्ली में ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे आज के डेट में ग्लोबल लेवल पर कहीं देखने को मिले, तो अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, तो ये बड़ी बात है यहाँ पर, जो कि याद रख सकते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर देखने को मिला एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है कि बच्चे देखे यार, बच्चों को यहाँ पर देखा गया कि इसके अंदर पड़े हुए मिले, गंदगी के अंदर में बच्चों को फेंक दिया गया। तो ये इतनी खतरनाक हरकत है कि बच्चा पैदा हुआ, पता चला लड़की मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसको इतने बच्चे को साफ कराया और फिर फेंक दिया। तो हमारी कंट्री के अंदर यहाँ पर ये सेक्शन 318 के अंदर अगर बात करें तो इसके तहत यहां पर डेड बॉडी जब देखने को मिलती है तो इंडियन पिनल कोड के तहत यहां पर तो इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया जाए तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा, आइडेंटिफाई किया जाए, तो ये सारी चीजें हैं। तो कई सारी दिक्कतें आप लोगों को देखते हो, ये इथिकली एक तरीके से इनकरेक्ट मुद्दा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ये कई सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें तो कई सारे प्रोविजन भी, अगर इंप्रूव कैसे करना है, जो हेल्थ के बारे में अगर बात कर जाए तो बच्चों से रिलेटेड ये देख सकते हैं। नियोनेटल का मतलब क्या होता है, 0 से लेके 4 वीक तक का, और पोस्ट नियोनेटल ये 1 से लेके 12 तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं यार जिनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी का कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। लो बर्थ रेट, निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, और ये इसी के साथ में इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट हो गया, नियोनेटल मोर्टेलिटी अंडर 5 ये, तो ये सारे मुद्दे आप लोग को इनके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। कई सारे दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ में बात करें तो एक ज्वाइंट ग्लोबल एक्शन के बारे में बात की जा रही है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो टेक है, टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है, तो उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो ग्लोबल जो यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के चलते यहाँ पर पेमेंट सिस्टम को जब हम लोग बात करते हैं तो उसी के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें किसके बारे में बात की जा रही है, सिक्योरिटी वाइल्ड एड जो फिनटेक है उसके बारे में बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, तो इसके बारे में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में हमारे देश में अगर बात करें सर्वे के बारे में बात की जा रही है कि कैसे ग्रोथ को लेकर हम लोग को आगे लेकर चलना है। ये शब्द ना जो फिनटेक मैंने आप लोगों को बोला है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ये ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर पेप्सिको के द्वारा जो इंडिया जो है वो रिवोक कर रहा है पेप्सिको का जो पोटैटो जो पेटेंट है, यानी कुछ ही किसानों को यहाँ पर वो आलू उगाने के लिए दिए जाते हैं, अगर किसी को चिप्स वगैरह बनाने, तो वो वाला मुद्दा भी यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से कई सारे किसानों को दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर रिवोक किया जा रहा है पेप्सिको का जो पोटैटो पेटेंट है, तो कोई भी किसान उसको उगा पाएगा और सबसे वो यहाँ पर खरीद सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में अब उसको करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये है ओके। इसी के साथ में ये आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर दिए थे, तो राहुल के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, तो काफी अच्छा लगा, डिटेल में आंसर दिए गए। क्वेश्चन ये भी था प्रोजेक्ट लून, मैंने आप लोगों से पूछा था, तो प्रोजेक्ट लून यहाँ पर बेसिकली ये बी था इसका आंसर, यानी कि क्या था मतलब ये था कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट सिस्टम हमारे देश में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, इसको गूगल के साथ मिलकर यहाँ पर प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था। इससे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही थी GL10 के बारे में, तो ये क्या था, ये था इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा, तो ये था यहाँ पर जिसके बारे में आप लोगों से पूछा था, ठीक है। बाकी ये वोकैबुलरी के शब्द है, मैंने आप लोगों से पूछे थे, ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन जैसे वोकैबुलरी पूछ ली जाती है तो आप लोग इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर देता हूं वो अलग है, ये अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात की जा रही है पर्टेनिंग यानी कि संबंधित, इसी के साथ में बेल यहाँ पर है, बेल आउट, आप लोगों ने देखा कितना बेल आउट निकल कर आया, ठीक है। तो बैलेट पेपर जो बेसिकली बोलते हैं, तो बैलेट पेपर पे आप लोगों ने जो जाकर अपना जो आप लोग मतदान वगैरह करते हैं, यहाँ पर डोंटिंग के बारे में बात की जा रही है, कठिन, एवरेज, औसत, इसी के साथ में एक्सटर्नलाइजिंग यानी कि बाहर करना चीजों को, तो ये बेसिकली इनके बारे में आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना, 6:30 तक मैंने बोला था, थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, कल आप लोगों को सही टाइम पर देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।